क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश का टका आज पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा मजबूत क्यों है? कभी जो मुल्क पाकिस्तान से पीछे था, अब वो मुआशी तौर पर आगे निकल रहा है। ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? आज की वीडियो में हम आसान अंदाज में जानेंगे कि बांग्लादेश ने कौन से फैसले लिए और पाकिस्तान कहाँ पीछे रह गया। हालिया मुआशी आदादो शुमार एक अहम रुझान की निशानदही करते हैं। गुज़िश्ता एक साल के दौरान बांग्लादेशी टका जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की करेंसी की। बांग्लादेश की करेंसी ने अपनी वैल्यू कितनी तेज़ी से बढ़ाई है, इतनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान की करेंसी जो है वो डी वैल्यू हुई है और कॉन्टीन्यूसली डी वैल्यू हो रही है। आखिर क्या वजह है कि बांग्लादेश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बांग्लादेश तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जबकि पाकिस्तान हर लिहाज से पीछे को जा रहा है। यहाँ पे बांग्लादेश के कौन से ऐसे फैसले थे कि जिन्होंने बांग्लादेश को इतनी कामयाबी जो है दिलवाई है, अभी आप लोगों के साथ बहुत अहम किस्म की रिपोर्ट शेयर करेंगे। पाकिस्तान मीडिया बांग्लादेश की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया क्या कहा है बांग्लादेश के बारे में, वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश का टका आज पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा मजबूत क्यों है? कभी जो मुल्क पाकिस्तान से पीछे था, अब वो मुआशी तौर पर आगे निकल रहा है। ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? आज की वीडियो में हम आसान अंदाज में जानेंगे कि बांग्लादेश ने कौन से फैसले लिए और पाकिस्तान कहाँ पीछे रह गया। हालिया मुआशी आदादो शुमार एक अहम रुझान की निशानदही करते हैं। गुज़िश्ता एक साल के दौरान बांग्लादेशी टका मुसलसल पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में मजबूत होता जा रहा है। जुलाई 2025 के वस्त तक एक बांग्लादेशी टका तकरीबन 2.37 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो चुका है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा कदर है। जनवरी 2025 में ये शरह तकरीबन 2.28 थी, यानी सिर्फ 6 महीनों में टका तकरीबन 4% मजबूत हुआ है। ये इजाफा सिर्फ आदादो शुमार का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे मुआशी फ़र्क छुपे हुए हैं। लेकिन हम यहाँ तक आखिर पहुँचे कैसे? 1971 में जब बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा, तो उस वक्त इसकी मुआशी हालत निहायत नाजुक थी। जंग ने पूरे मुल्क के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया था। शरह ख्वानदगी 30% से भी कम थी और मईशत का इन्हिसार ज़्यादातर ज़राअत और गैर मुल्की इमदाद पर था। इसके मुकाबले में पाकिस्तान को बर्रे सगीर के नौआबादियाती दौर का सनती ढांचा विरसे में मिला था। साथ ही इसके ज़र मुबादला के ज़खायर और बैनुल अक़वामी तिजारती रवाबित भी निस्बतन मजबूत थे। 1972 में बांग्लादेशी टका मुतारिफ करवाया गया, जिसकी कीमत पाकिस्तानी रुपए के बराबर रखी गई थी, यानी एक टका पाकिस्तानी 1 रुपए के बराबर था। लेकिन आने वाली दहाइयों में अगरचे दोनों ममालिक को मुश्किलात का सामना रहा, बांग्लादेश ने कौम साजी के लिए एक मुख्तलिफ तदरीजी और मुतवाज़न रास्ता इख्तियार किया। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मजबूती से उसने ऐसी बुनियाद रखी जिस पर जनूबी एशिया की एक गैर मामूली मुआशी कामयाबी की इमारत खड़ी हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर किसी भी मुल्क के लिए एक मालियाती हिफाजती जाल के मानंद होते हैं। ये ज़खायर मुल्क को ज़रूरी अशिया दरामद करने, बैरूनी कर्ज़े वापस करने और अपनी करेंसी को मुस्तहकम रखने की सलाहियत फराहम करते हैं। सन 2025 के वस्त तक बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन $31.8 बिलियन तक पहुँच चुके हैं। ये मार्च 2025 में मौजूद 25.4 अरब के मुकाबले में एक काबिल ज़िक्र इजाफा है, जो बुनियादी तौर पर बढ़ती हुई तरसीलात ज़र और बरामदात की शानदार कारकर्दगी की वजह से मुमकिन हुआ। मौजूदा ज़खायर इतने हैं कि बांग्लादेश तकरीबन 3 माह के दरामदात का बोझ खुद पर उठा सकता है, जो इसे आलमी मालियाती झटकों के खिलाफ एक माकूल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसके बरक्स पाकिस्तान के ज़खायर सन 2024 के अवाइल में 8 से 9 अरब डॉलर्स के दरमियान ख़तरनाक हद तक कम रहे
और मुल्क को अपनी माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए IMF के बेल आउट पैकेजेस पर इन्हिसार करना पड़ा। लेकिन ये कर्जे मुफ्त नहीं आते, इनके साथ सख्त शराइत मुंसलिक होती हैं, जिनमें किफ़ायत शारी की पॉलिसी, सब्सिडी का खात्मा, महंगाई और करेंसी की कदर में कमी शामिल होती है। जब सरमायाकार किसी मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में गिरावट देखते हैं तो इनका एतमाद कमज़ोर हो जाता है। दिवालिया होने या दरामदात पर पाबंदी लगने के खौफ से मुकामी करेंसी की कीमत गिरती है, ख्वाह असल बहरान अभी शुरू भी ना हुआ हो। बांग्लादेश की मईशत का सबसे मजबूत इंजन इसका बैरून मुल्क काम करने वाला मेहनतकश तबका है। जुलाई 2024 से मई 2025 के दरमियान बांग्लादेश ने रिकॉर्ड $27.5 बिलियन की तरसीलात ज़र हासिल की, जो पिछले साल के मुकाबले में 29% ज़्यादा हैं। ये तरसीलात सिर्फ घरों का खर्च नहीं चलाती, ये कौमी दौलत भी बनाती हैं, क्योंकि ये रकूम ज़्यादातर बैंकारी ज़राए से आती हैं। इसीलिए ये बराह रास्त ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत करती हैं और टका को सहारा फराहम करती हैं। बांग्लादेश अब दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा तरसीलात हासिल करने वाले ममालिक में शामिल हो चुका है। इसके बरक्स पाकिस्तान की तरसीलात 2024 में कम होकर तकरीबन $24 अरब तक रह गई, जिसकी एक बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम, एक्सचेंज रेट की गैर यकीनी सूरत हाल और हुंडी व हवाला जैसे गैर रस्मी ज़राए का बढ़ता हुआ इस्तेमाल था। अलबत्ता 2020 से 2022 के दौरान एक मरहला ऐसा भी आया जब रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए इक़दामात की बदौलत तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ और ज़र मुबादला के ज़खायर को वक्ती सहारा मिला, मगर ये बेहतरी ज़्यादा देर बरकरार ना रह सकी। बांग्लादेश की कामयाबी सिर्फ बैरून मुल्क मजदूर भेजने पर नहीं, बल्कि मुल्क के अंदर मजबूत सनतें खड़ी करने पर भी मबनी है। अगर सिर्फ गारमेंट्स यानी तैयार मलबूसात की मिसाल लें तो बांग्लादेश इस वक्त दुनिया में कपड़े बरामद करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, जहां सिर्फ चीन इससे आगे है। साल 2024 में बांग्लादेश ने गारमेंट्स की बरामद से $50 अरब से ज़ायद पैसा कमाया, जो इसकी कुल बरामदात का 80% से ज़ायद है। ये कामयाबी महज इत्तफाक नहीं, बल्कि बांग्लादेश की हुकूमत ने सस्ते पैदावारी अखराजात, ख़वातीन की मेहनत कशी में शमूलियत और यूरोप और अमरीका के साथ फ़ायदेमंद तिजारती मुआहिदों को फ़रोग़ दिया। आज ये सनत 40 लाख से ज़ायद अफराद को रोज़गार फराहम करती है, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन की है। ये न सिर्फ मईशत बल्कि मुआशरे में भी बड़ी तब्दीली लाई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो कभी अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मशहूर था, अब कई मुश्किलात का शिकार है। तवानाई की किल्लत, पैदावारी लागत में इजाफा और सियासी मुदाखलत ने इस शोबे को मुतासिर किया है। पाकिस्तानी फैक्ट्रियों को बिजली की बंदिश और महंगाई के बायस बारहा बद होना पड़ा, जिससे बरामदात में नुमाया कमी देखी गई। बांग्लादेश ने हालिया बरसों में महंगाई को बड़ी हद तक काबू में रखा है, जो आम तौर पर 9 से 10% के दरमियान रही है। अगरचे ये शरह मिसाली नहीं, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है, जहां 2023 के वस्त में महंगाई की शरह 35% से तजावुज़ कर गई थी। इसकी बड़ी वजूहात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, रुपए की कदर में शदीद कमी और IMF के मुतालबे पर सब्सिडी में कटौतियां शामिल थी। मई 2024 में बांग्लादेश ने अपने करेंसी के निज़ाम में एक नया कदम उठाया, जिसे क्रॉलिंग पैग सिस्टम कहा जाता है। ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर फिक्स्ड या फ्लोटिंग करेंसी निज़ाम के दरमियान एक दरमियानी रास्ता है, जिसमें टका आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2% की हद में उतार चढ़ाव करता है। इस निज़ाम में न सिर्फ करेंसी में इस्तेहकाम आया, बल्कि बरामद और दरामद करने वालों को भी मुस्तकबिल की बेहतर मनसूबाबंदी करने में आसानी हुई। मुआशी माहिरीन ने इस कदम को सराहा और कहा कि इससे गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई और करेंसी पर क़यास आराई की बुनियाद पर हमलों का खतरा कम हुआ है। गुज़िश्ता 15 सालों में बांग्लादेश ने सियासी तौर पर एक अहम बरतरी हासिल की है, और वो है पॉलिसियों में तसलसल।
اگرچہ ملک کو بعض اوقات جمہوری اصولوں پر تنقید کا سامنا رہا، لیکن قیادت میں مستقل مزاجی نے معاشی ترقی کی راہ ہموار کی ہے۔ یہی پالیسی استحکام بنگلہ دیش کو طویل المدتی منصوبے بنانے اور ان پر عمل درآمد کرنے کا موقع دیتا رہا، چاہے وہ انفراسٹرکچر کی ترقی ہو، خواتین کی تعلیم و صحت یا غیر ملکی سرمایہ کاری کو متوجہ کرنے کے اقدامات، بلکہ بنگلہ دیش نے ایک واضح اور مسلسل سمت میں پیش رفت کی ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کو پالیسی میں بار بار تبدیلیوں، سیاسی بحرانوں اور قیادت میں عدم تسلسل جیسے مسائل کا سامنا رہا ہے۔ جب کوئی ملک معاشی پالیسیوں میں تسلسل قائم نہ رکھ سکے تو نہ صرف غیر ملکی بلکہ مقامی سرمایہ کار بھی محتاط ہو جاتے ہیں، جس سے ترقی کی رفتار سست پڑ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش آج معاشی میدان میں زیادہ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک اور بڑا فرق قرضوں کے انتظام میں نظر آتا ہے۔ پاکستان کا بیرونی قرضہ 2024 میں 125 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا، جہاں ہر سال کی آمدنی کا 40% سے زائد صرف قرضوں کی واپسی اور سود کی ادائیگی پر خرچ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بنگلہ دیش نے قرضے ضرور لیے ہیں، مگر بہت زیادہ احتیاط اور منصوبہ بندی کے ساتھ۔ اس کا بیرونی قرضہ مجموعی قومی پیداوار کا 20% سے کم ہے، اور قرض کی ادائیگی کا بوجھ بھی نسبتاً کم ہے۔ بنگلہ دیش نے اپنے قرضوں کے ذرائع کو مزید ایفیشنٹ بنایا ہے۔ جاپان عالمی بینک جیسے اداروں سے رعایتی شرائط پر قرض لیے اور بانڈز جاری کر کے بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں تک رسائی حاصل کی۔ اس حکمت عملی نے ملک کو مالیاتی خود مختاری اور معاشی استحکام فراہم کیا۔ بنگلہ دیش کے ادارے خصوصاً بنگلہ دیش بینک نے وقت کے ساتھ شفافیت اور عوامی جواب دہی کے ذریعے اپنی ساکھ قائم کی ہے۔ 2024 میں متعارف کرائے گئے آف شور بینکنگ ایکٹ جیسے اصلاحاتی اقدامات نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ اس قانون کا مقصد بنگلہ دیش میں قائم بینکوں کو اس قابل بنانا تھا کہ وہ قانونی طور پر آف شور یعنی بین الاقوامی صارفین اور کاروباری اداروں کے ساتھ ڈالرز میں لین دین کر سکیں۔ اس سے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا اور قانونی ذرائع سے ڈالر کی آمد بھی بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل بینکاری نظام نے بھی مالی شمولیت کو فروغ دیا، جس سے دیہی اور کم آمدنی والے افراد کو مالیاتی نظام میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ ان اقدامات کی بدولت عوامی خدمات میں شفافیت بڑھی اور کرپشن میں مزید کمی واقع ہوئی۔ مختلف تجزیات بتاتے ہیں کہ اگر موجودہ رفتار برقرار رہی تو بنگلہ دیش کے زر مبادلہ کے ذخائر 2026 تک 34 ارب ڈالرز تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ بڑھتی ہوئی برآمدات اور ترسیلات زر میں مسلسل اضافہ ہے۔ حکومت نے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے، برآمدات میں مزید بہتری لانے، ٹیکنالوجی پارکس، تعلیم اور گرین انرجی میں سرمایہ کاری کے اہداف طے کیے ہیں۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اب بنگلہ دیش کو غربت کے خاتمے اور انکلوسیو ڈیولپمنٹ کی ایک کامیاب مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ سن 2025 میں ملک کی جی ڈی پی گروتھ کا تخمینہ 6.5% لگایا گیا ہے، جو اسے جنوبی ایشیا کے کئی ممالک سے آگے لے جا سکتا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے 1997 کے بعد ایک جیسی شروعات کی، مگر وقت کے ساتھ ان کی معاشی راہیں مختلف ہوتی گئی۔ بنگلہ دیش نے بتدریج اصلاحات، ایکسپورٹس اور انسانی ترقی پر توجہ دے کر اپنی معیشت کو مستحکم کیا۔ پاکستان نے بھی کچھ مثبت اقدامات کیے، لیکن اب بھی اسے کئی بنیادی چیلنجز کا سامنا ہے۔ مستقبل کا راستہ کٹھن ضرور ہے، مگر بہتری ممکن ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو ایسی مزید تحقیق پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے، تب تک اللہ حافظ۔ جی یہ رپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے، بنگلہ دیش نے اپنی کرنسی کو کس طرح اس کی ویلیو کو بڑھایا ہے۔ یہاں پہ بہت اہم قسم کی انہوں نے چیزیں شیئر کی ہیں کہ بنگلہ دیش نے جو پالیسیز بنائی وہ بہت زیادہ افیکٹو
प्रूव हुई। यहाँ पे इन्होंने कहा कि टेक्सटाइल का जब काम शुरू किया गया तो बहुत सारी ख़वातीन को टेक्सटाइल की जो ट्रेनिंग है, टेक्सटाइल का जो काम है वो सिखाया गया और उनको इंडिपेंडेंट बनाया गया, जिसके बाद वो काम करने के लिए जब आगे आए, ज़ाहिर सी बात है जब मुल्क का 50% हिस्सा घरों में रहेगा तो वो फिर मुल्क की इकॉनमी में उसका कोई शेयर नहीं होगा। लेकिन जब उसी ठीक है 50% ने मुल्क की इकॉनमी में एक रोल प्ले किया तो उससे टेक्सटाइल में बहुत बड़ी तब्दीली है। यही वजह है कि आज बांग्लादेश चाइना से चाइना से पीछे है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना को छोड़ के सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल जो है वो बांग्लादेश कर रहा है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स कर रहा है। और जितनी भी दुनिया की बड़ी-बड़ी ब्रांड्स हैं वो सारी बांग्लादेश से तैयार होती हैं, बांग्लादेश में उनका मटीरियल तैयार होता है, बांग्लादेश में उनको रेडी किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो बांग्लादेश ने हासिल की है। इकोनॉमिक लेवल पे यहाँ पे इन्होंने शेयर किया कि बांग्लादेश में एक जो रूल है उसको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रखा गया। जो पॉलिटिकल क्यास है बांग्लादेश में निस्बतन बहुत कम रहा है पाकिस्तान से। तो यही वजह है कि बांग्लादेश ने इन तमाम चीज़ों की वजह से जो है काफ़ी तरक्की और काफ़ी ग्रोथ हासिल की है, क्योंकि जब भी मुल्क में जो एक स्टेबिलिटी है वो नहीं होती तो उसकी वजह से जो है ना बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं और मुल्क में तरक्की नहीं होती, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश में थोड़ी स्टेबिलिटी रही है जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारी बेहतरी जो है बांग्लादेश में आई है। और यही वजह है कि आज बांग्लादेश के जो रिज़र्व्स हैं वो $25 बिलियन से ज़्यादा हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत जल्द बांग्लादेश $34 बिलियन का जो ठीक है एक स्टेप है उसको अबूर कर लेगा। तो बांग्लादेश हर लेवल पे पाकिस्तान से बहुत आगे है। अब यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की। इंफ्रास्ट्रक्चर बांग्लादेश ने बहुत तेज़ी से बिल्ड किया है। बांग्लादेश में जो प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं उनको कंप्लीट किया जाता है, लेकिन साथ ही अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं एक पार्टी आती है वो प्रोजेक्ट्स करती है, जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए होते अगली पार्टी आती है उन प्रोजेक्ट्स का मलिया मेट करके उसे साइड पर कर देती है और वो अपने ही प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च कर देती है। सो दिस इज़ द रीज़न पाकिस्तान जो है कॉन्टीन्यूसली पीछे को जा रहा है और पाकिस्तान में एज सच कोई अच्छी पॉलिसी को भी नहीं अपनाया जा रहा। पाकिस्तान में टेक्सटाइल में लोगों को ज़्यादा जो एक होती है ना छूट होती है जो वो नहीं दी जा रही, जबकि बांग्लादेश में बिजली के हवाले से सस्ती बिजली टेक्सटाइल मिल्स को दी जाती है। और ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं हो रही क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो बिजली है वो एक्सपेंसिव हो रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। सो इस वजह से जो ट्रेडर्स हैं उन बहुत सारे ट्रेडर्स ने अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं। जो एक्सपोर्टर हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों पर ताले लगा दिए हैं, ठीक है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। और आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है, जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।